Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. In today's video, we will talk about class 11 economics subject के अंदर chapter 10 that is budget. I will explain this chapter in total 5 parts and today's video is going to be the very first part of this chapter. आज की इस वीडियो में हम यहाँ से लेके इंट्रोडक्शन से लेके यहाँ तक का डिस्कशन करने वाले हैं. ये सारी चीज़ें हम देखेंगे जैसे कि मीनिंग, कंसेप्ट और पर्पस ऑफ बजट. उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहती हूँ जिसका आंसर आप अभी इस वीडियो को यानी कि क्वेश्चन को सुनने के बाद पॉज करके मुझे आंसर देंगे. सिंपल से क्वेश्चन है. इस चैप्टर को अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए बजट का. ये आपकी टेस्टिंग के लिए मैं पूछ रही हूँ. ऑल दो इसका आंसर मैं वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ, लेकिन आप अभी कमेंट करके बताओ जिससे मुझे मालूम चले कि कितने लोगों को आंसर आता है. ठीक है, नो चीटिंग. ओके, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि बजट कौन बनाता है. जैसे इंडिया के अंदर हम रह रहे हैं तो हमारे इंडिया के अंदर बजट बनाता कौन है, प्रेजेंट कौन करता है. सेकेंड क्वेश्चन ये है कि कब प्रेजेंट करा जाता है बजट और कब इम्प्लीमेंट करा जाता है बजट. ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है. ठीक है, ये दो क्वेश्चन आप मुझे अभी के अभी आंसर करके बताओ और इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगी. ठीक है, थोड़े बहुत और भी क्वेश्चंस एंड मैं बहुत सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स बीच बीच में बताती रहूंगी. तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यहाँ इंट्रोडक्शन में लिखा है, इन इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम एक्टिविटीज ऑफ स्टेट assumes यूनिक इम्पोर्टेंस. सबसे पहले हमें यहाँ पे एक चीज़ मालूम चली कि इंडिया कौन सी इकोनॉमी में आता है. तो इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी में आता है. मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब जिसके अंदर दोनों चीज़ें शामिल रहती हैं. एक तो कौन सी रहती है, कैपिटलिस्ट की चीज़ें भी शामिल है और सोशलिस्ट की भी. कैपिटलिस्ट मतलब ऐसा कंट्री, ऐसा देश जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट. सोशलिस्ट इकोनॉमी ऐसी होती है जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है. इंडिया के अंदर क्या है, मिक्स प्रमाण में है, यानी सोशलिस्ट भी है हमारी इंडिया के अंदर इकोनॉमी और कौन सी भी है, और हमारी कैपिटलिस्ट भी है, यानी कि दोनों का समावेश है. 50% कह लो सोशलिस्ट एंड 50% हमारी कैपिटलिस्ट. ठीक है. Activities of the state assume unique importance. The state accepted responsibility of creating essential basic industries and infrastructure facility necessary for India's economy development after independence and began the process of planned economic development of the country by constituting the Planning Commission, which is now reformed into Niti Aayog, that is National Institute for Transforming India. अब आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि प्लानिंग कमीशन को जो पहले चलता था उसको बदल के, उसको चेंज करके अब नीति आयोग क्यों कर दिया है. तो इसको मैं समझाती हूँ. सबसे पहले तो हम देखेंगे कि नीति आयोग है क्या. तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. ये एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्लान और हेल्प करती है इंडिया को ग्रो करने में. कैसे हेल्प करती है, तो अच्छी पॉलिसीज बनाती है, बेटर पॉलिसी बनाती है प्लानिंग कमीशन से. किस किस पे वो फोकस करती है, हेल्थ के ऊपर, जॉब्स एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, ये सारी चीज़ों पे इसका फोकस रहता है नीति आयोग का. नीति आयोग स्टार्ट कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 को. कब स्टार्ट हुआ था नीति आयोग, तो 1 जनवरी 2015 को, जब प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया था बाय नीति आयोग. फिर हम देखते हैं कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस क्यों करा गया आखिर. अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि हमने रिप्लेस करा क्यों, आखिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, तो प्लानिंग कमीशन जो था वो एक बहुत पुराना सिस्टम था. उसमें क्या होता था, वहाँ पे क्या होता था, प्लानिंग कमीशन के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, हमारी मेन गवर्नमेंट जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वही सारे डिसीजन लेती थी पूरे कंट्री के लिए. जैसे इंडिया हमारा देश है, उसका सारे डिसीजन कौन लेता था, सेंट्रल गवर्नमेंट. लेकिन क्या प्रॉब्लम आती थी कि कुछ कुछ डिसीजन रिजिड होते थे और बहुत स्लो होते थे. जैसे कि कहीं कहीं जगह स्टेट्स, अलग अलग स्टेट है, उनकी अलग अलग नीड्स होती हैं, तो हम एक ही डिसीजन सब जगह लागू नहीं कर सकते हैं. और ये बिजनेस फ्रेंडली डिसीजन भी नहीं लेती थी प्लानिंग कमीशन. जैसे कि वो स्टार्टअप्स कल्चर जो होता है, प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं, इनको वो सपोर्ट इतना नहीं करती थी या प्रॉपरली उस पर ध्यान नहीं देती थी. और इसकी इकोनॉमिक ओल्ड इकोनॉमिक मॉडल था. जैसे कि हमारा, हमें मालूम है हमारा देश जो है, हमारी वर्ल्ड जो है, वो कंटिन्यूसली चेंज होती जाती है. लेकिन इनके जो ख्यालात थे प्लानिंग कमीशन की, वो भी बहुत पुराने ज़माने के थे, ओल्ड सोशलिस्टिक किस्म के उनके विचार थे. तो वर्ल्ड के चेंज होने से उनके डिसीजन भी चेंज नहीं होते थे, बहुत ढीले ढाले डिसीजन रहते थे, रिजिड डिसीजन रहते थे और बहुत स्लो था. और ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करा
प्लानिंग कमीशन ने, तब उसके बाद नया निर्माण हुआ था नीति आयोग का, और यही इसका रीजन है। एक और मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे ऐसा सोचो कि प्लानिंग कमीशन जो है वो आपके एक स्कूल टीचर की तरह है। किसकी तरह है? स्कूल टीचर की तरह, जो कि एक ही किस्म का होमवर्क देते हैं हर एक बच्चे को। प्लानिंग कमीशन किसकी तरह है? आपके स्कूल टीचर की तरह, जो कि सभी बच्चों को एक ही टाइप का होमवर्क देते हैं। लेकिन हमें मालूम है कि सब बच्चों पे एक जैसा होमवर्क नहीं चल सकता है। किसी की मैथ्स वीक होती है, किसी की साइंस, और किसी की इंग्लिश या हिंदी वीक हो सकती है। तो लोगों के नीड के हिसाब से हमें चेंज होना पड़ता है। तो नीति आयोग क्या है? नीति आयोग एक मॉडर्न टीचर की तरह है, जो कि पर्सनलाइज लर्निंग देता है, पर्सनलाइज होमवर्क देता है हर एक स्टूडेंट को, जिससे उनकी पर्सनल इम्प्रूवमेंट हो पाए। हर एक स्टूडेंट अपनी अपनी जगह पे जहाँ भी वीक है वहाँ वो इम्प्रूव हो पाए, और उनकी नीड को समझती है नीति आयोग। ठीक है, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल से समझाया। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्लानिंग कमीशन को क्यों हमने रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया था। और इसका हम फुल फॉर्म याद रखेंगे। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंडिया को अच्छी तरह ट्रांसफॉर्म करने के लिए बनाया गया है नीति आयोग। ओके, ये थोड़ा बहुत मैंने इंट्रोडक्शन दिया। आगे बढ़ते हैं। इन एन इकोनॉमिक्स ड्रिवन वर्ल्ड देयर आर नो एक्टिविटीज विच हैव नो एक्सपेंसेस। हम सबको मालूम है, हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम सबको मालूम है कि इकोनॉमिक्स हम पढ़ते क्यों हैं? वाई? तो हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और वो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो हमें अच्छी जगह उन्हीं रिसोर्सेज का हमें अच्छी तरह ऑप्टिमम वे में यूटिलाइज करना पड़ता है। और हमारी दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका कोई मूल्य ना हो। हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है, और कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं है जिसको करने के लिए हमें कुछ पैसे ना चाहिए हो। खर्चा हर एक चीज़ में होता है। हम बाल कटवाने जाएं, हम इवन चॉकलेट लेने भी जाए तो कुछ ना कुछ खर्चा होता ही है। तो यहाँ क्या लिखा है? देयर आर नो सच एक्टिविटीज विच हैव नो एक्सपेंसेस। ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं होती जिसमें खर्चा नहीं होता है। इफ वन इंडिविजुअल एस्केप द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी, अनदर इंडिविजुअल हैज टू बियर इट। अगर किसी एक ने नहीं भरा, उसका भर पाया, तो किसी और को भरना ही पड़ेगा। द स्टेट ऑल्सो इनकर्स एक्सपेंसेस फॉर द एक्टिविटीज इट अंडरटेक्स, एंड इन ऑर्डर टू पे फॉर दिस एक्सपेंस इट मस्ट रेज जनरेट इनकम। कोई भी देश को अगर खर्चा करना है, जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट कुछ भी खर्चा कर रही है, तो वो खर्चा करने के लिए उनको इनकम जनरेट करनी पड़ेगी। और गवर्नमेंट की इनकम किस किस चीज़ों से आती है? जैसे कि फीस चार्ज कर ली, जैसे चालान काट लिया हमारा, तो फाइन उन्होंने ले लिया, ये कहाँ जाता है? पैसा तो गवर्नमेंट के पास जाता है। तो गवर्नमेंट को कोई भी एक्सपेंस अगर करना हो तो उनको इनकम चाहिए रहेगी, उनको इनकम कहीं ना कहीं से जनरेट करनी पड़ेगी। In a democracy, no government can undertake activities, incur expenses, or raise income without the approval of elected representative in the constituted body in India: Lok Sabha, State Legislative Assembly, and municipal bodies, पंचायत। अब डेमोक्रेसी क्या होता है? शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। डेमोक्रेसी मतलब एक वे ऑफ रनिंग ए कंट्री वेयर पीपल हैव द पावर टू चूज देयर लीडर। एक ऐसा देश जिसके अंदर लोगों के पास, हम जनता के पास पावर होती है हमारा लीडर चूज करने की। कैसे हम करते हैं? बाय वोटिंग। डेमोक्रेसी क्या है? इज ए वे ऑफ रनिंग ए कंट्री वेयर पीपल हैव द पावर टू चूज देयर लीडर। हम इसको याद कैसे रखेंगे? तो डेमोक्रेसी का हम डी याद रखते हैं, और हम याद रखते हैं डिसीजन बाय पीपल। कैसे याद रखेंगे? डी यानी कि डेमोक्रेसी, और डिसीजन बाय पीपल, DBP। ओके, ऐसे हम याद रखेंगे। आगे लिखा है, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ न्यू फाइनेंशियल ईयर, ए गवर्नमेंट इन इंडिया प्रेजेंट्स बिफोर द इलेक्टेड बॉडी फॉर इट्स अप्रूवल एंड एस्टिमेटेड स्टेट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इनकम। सच ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड बजट। अब यहाँ पे हमें बजट का मीनिंग बताया गया है कि बजट क्या होता है। तो एस्टिमेटेड स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इनकम, यानी बजट। एस्टिमेटेड मतलब ऐसा हम एस्टिमेट करके चलते हैं कि हमें इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान, कौन सा ईयर? फाइनेंशियल ईयर मैं बोल रही हूँ। जैसे अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 2025-26। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, इसको हम ऐसे लिखते हैं FY 25-26। ये क्या है? हमारा फाइनेंशियल ईयर। तो इसके हमारे एस्टिमेटेड खर्चे और एस्टिमेटेड इनकम हम रिकॉर्ड करते हैं, इसी स्टेटमेंट को हम बोलते हैं बजट। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज असाइन पावर टू 3 गवर्नमेंट्स, यानी कि 3 टायर। फर्स्ट इज हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड उससे छोटी आती है स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड आती है लोकल गवर्नमेंट, दैट इज अवर म्युनिसिपैलिटी। All these tiers of government incur expenditure on various activities and raise income from various sources.
ये तीनों के तीनों जो हमने ऊपर अभी नाम देखे, फर्स्ट हमारी थी सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट एंड देन लोकल। ये तीनों अलग अलग तरीके से इनकम जनरेट करती है और अलग अलग जगह उसके एक्सपेंसेस जो हैं वो खर्च करती हैं। And hence it is important to have an idea of the budget of all forms of government in India. The Constitution of India thus provides a list of responsibilities and sources of revenue for these government, and this arrangement is called federal finance. Federal finance क्या होता है उसकी यहाँ पे definition दी है. The subject and list of responsibility of central government are those which are of utmost importance for the country and uniform in impact for all states. To mention a few of them is like defense, railway, census, etc. सेंसस कब होता है? तो हर 10 साल में करा जाता है सेंसस। ये हमारी पॉपुलेशन को गिनने के लिए होता है, जनगणना जिसको हम बोलते हैं। Subject which have regional importance according to the physical and social environment of respective state as well as vary for different state are in the list of responsibility of the state. Some of these are law and order, public health, sanitation, forest, etc. The concurrent list mentioned areas of joint responsibility of center and state. These subjects are important for the country and are uniform in purpose for all states but may require variation in different states. Some of these are economic planning, electricity, education, social security, and so on. The local bodies look after primary activities such as sanitation and street lights. यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन सी जो हमारी सरकार है वो देखती हैं। सबसे पहला हमें यहाँ पे बताया गया है रीजनल इम्पोर्टेंस। कहाँ गया? देखो ये रहा। सम ऑफ दीज आर लॉ, ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। ये यहाँ पे हम टिक करते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट और जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि सेंटर और स्टेट दोनों की है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं वो यहाँ पे लिखी गई है। और लास्टली प्राइमरी एक्टिविटीज जो कि सिर्फ लोकल अथॉरिटी, लोकल बॉडीज देखती हैं, वो आ जाती हैं सैनिटेशन, स्ट्रीट लाइट एक्सेट्रा। ये आप टिक कर लेना एक बारी। ऑल गवर्नमेंट प्रेजेंट देयर एक्सपेंडिचर एंड इनकम इन फॉर्म ऑफ ए बजट। हर एक सरकार, हर एक गवर्नमेंट जो है अपने खर्चे और उनकी आवक जो है जिस फॉर्म में, जिस तरीके से, जिस स्टेटमेंट में प्रेजेंट करती है, उसी पूरी प्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं बजट। ठीक है, मीनिंग क्या है बजट का? A government budget is an annual accounting statement of the item-wise estimates of expected revenue and anticipated expenditure of the government for a new fiscal year. अब एक और बात यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ जो कि आपके सिलेबस में नहीं लिखी है, वो है हमारा 2 टाइप का बजट होता है। जो हम घर पे बजट बनाते हैं वो कौन सा हो गया? इंडिविजुअल बजट हो गया। और जो सरकार बनाती है बजट वो कौन सा हो गया? तो हमारा गवर्नमेंट बजट हो गया। अब ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं? तो गवर्नमेंट बजट जो होता है उसमें सबसे पहले हम क्या डिसाइड करते हैं? फर्स्ट वी डिसाइड आवर एक्सपेंसेस। हम इसके अंदर सबसे पहले हमारे एक्सपेंसेस, खर्चे कहाँ कहाँ होने वाले हैं, हम सबसे पहले वो डिसाइड करते हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमें जो इनकम है, जो रेवेन्यू है, वो किस तरीके से और कहाँ पे जनरेट करना है, किस तरीके से हमें बेसिकली जनरेट करना है। ठीक है, क्या मैंने बोला? तो गवर्नमेंट बजट के अंदर सबसे पहले हम एक्सपेंस डिसाइड करते हैं कि कहाँ कहाँ हमें खर्चे होंगे गवर्नमेंट के, और फिर उसके हिसाब से कितनी इनकम हमें जनरेट करनी होगी थ्रू टैक्सेस और नॉन टैक्स रेवेन्यू, कुछ भी हो सकता है। वेयरएज हमारा इंडिविजुअल बजट थोड़ा अलग होता है। हम, जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो हम बजट कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम क्या कर देते हैं? सबसे पहले हम इनकम खड़ी करते हैं कि मेरे पास जो है वो इतने पैसे हैं, मुझे उसी पैसे से कुछ खर्चा करना होगा। तो सबसे पहले हम हमारी इनकम डिसाइड करते हैं एंड देन वी विल डिसाइड कि हमें कहाँ पे खर्चा करना है। उस हिसाब से हम हमारा बजट बनाते हैं ऑफ अवर इंडिविजुअल बजट। तो इंडिविजुअल बजट में सबसे पहला आता है हमारी इनकम, देन आफ्टर वी हैव अवर एक्सपेंसेस। वेयर एज इन गवर्नमेंट बजट सबसे पहले हम खर्चा डिसाइड करते हैं कि कहाँ खर्चा होगा गवर्नमेंट का, और उसके बाद कहाँ कहाँ से, किस किस जगह से हम उसकी रेवेन्यू, उसकी आवक जनरेट करेंगे। ये आप याद रखेंगे। एक गवर्नमेंट बजट कैसा है? एक एनुअल अकाउंटिंग स्टेटमेंट है ऑफ आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एंटिसिपेटेड expenditure for a new fiscal year.
मेन एलिमेंट ऑफ द बजट आर, मेन एलिमेंट ऑफ बजट क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड ऑफ गवर्नमेंट रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। पहला पॉइंट लिखा है एक एस्टिमेट है, यानी कि एक अंदाजा लगाया जाता है ऑफ गवर्नमेंट रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। सेकेंड है बजट एस्टिमेट पर्टेन टू ए फिक्स पीरियड, जनरली ए ईयर, यानी बजट जो है वो जनरली एक साल के लिए बनाया जाता है, और ये कौन सा साल होता है? तो फाइनेंशियल ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च। The objective of budget of any government is economic development of the region and public welfare. मेन ऑब्जेक्टिव बजट बनाने के पीछे क्या होता है? तो इकोनॉमी का डेवलपमेंट करना और रीजन और बैकवर्ड एरिया को या फिर पब्लिक को वेलफेयर करना, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना सबका। इट इज रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड, यानी कि पास करा गया होना चाहिए बाय लोकसभा और असेंबली और सच सम पब्लिक बॉडी बिफोर इट्स इम्प्लीमेंटेशन, यानी बजट लागू होने से पहले वो पास करा हुआ होना चाहिए बाय लोकसभा और असेंबली। फिफ्थ पॉइंट है यूजुअली ए बजट इज डिक्लेयर बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री, स्टेट और द हेड ऑफ गवर्निंग बॉडी। तो यहीं पे हमारा वो आंसर आ गया जो कि मैंने आपसे सबसे पहले पूछा था कि बजट हमारा इंडिया के अंदर कौन बनाता है? तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ए इंडिया, यानी कोई भी कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर। हमारे इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर कौन है उसका आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब बताओ, जिसका भी सही होगा उसका मैं कमेंट लाइक कर दूंगी, ठीक है। अब हमारा आता है लास्ट टॉपिक आज की इस वीडियो का, जो कि है पर्पस ऑफ ए बजट। हम बनाते क्यों हैं बजट को, इसका एक्चुअल में पर्पस क्या होता है? तो देखो, एक गवर्नमेंट मस्ट प्लान इट्स एक्सपेंडिचर एंड रेज इट्स इनकम इन सच अ वे दैट द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स आर फुलफिल्ड। अब देखो यही वाली बात आ गई जो मैंने आपको यहाँ समझाई थी गवर्नमेंट के बजट वाली, ये वाली बात कैसे आई? तो यहाँ क्या लिखा है? गवर्नमेंट मस्ट प्लान इट्स एक्सपेंडिचर। सबसे पहले गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर प्लान होते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली इनकम जो है उसको खड़ी करी जाती है, रेस करी जाती है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या बोला है? फर्स्ट पॉइंट क्या है? टू ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ द बॉडी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। फर्स्ट पॉइंट क्या है पर्पस के अंदर? तो वो है ऑब्टेन करना अप्रूवल। इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं? द गवर्नमेंट प्रेजेंट द बजट इन ए पार्लियामेंट फॉर अप्रूवल बिफोर स्पेंडिंग मनी। जैसे कि इंडिया के अंदर क्या है? इंडियन गवर्नमेंट प्रेजेंट्स द यूनियन बजट एवरी ईयर। यहाँ पे क्या लिखा है? द रूलिंग गवर्नमेंट रिक्वायर्स एन अप्रूवल। अप्रूवल सबसे पहले चाहिए होता है ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर द एक्सपेंडिचर एंड इनकम एस्टिमेट टू बी इनकर्ड इन द एनसुइंग फाइनेंशियल ईयर। हमें बजट बनाने से पहले और बजट इशू करने से पहले हमें क्या चाहिए होता है? अप्रूवल चाहिए होता है ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। सेकेंड पॉइंट क्या है? टू गेट एन आइडिया रिगार्डिंग अवेलेबल रिसोर्सेज एंड एरियाज रिक्वायरिंग एक्सपेंसेस। हमें बजट जब बनता है तब हमें आइडिया मिल जाता है कि हमें कहाँ कौन सी जगह पे हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसको लगाने हैं और क्या उसका खर्चा आएगा, एक रफ आइडिया मिल जाता है। ए बजट हेल्प्स इन नोइंग हाउ मच मनी इज अवेलेबल एंड वेयर इट शुड बी स्पेंड। जैसे कि ए फैमिली, हमारी जो फैमिली होती है वो कभी भी कहीं भी कोई ट्रिप पे कोई वैकेशन में जाना हो तो सबसे पहले क्या चेक करेगी? इनकम चेक करेगी बिफोर प्लानिंग द वैकेशन। ये इसका एक एग्जांपल हो सकता है। यहाँ पे क्या लिखा है? टू गेट एन आइडिया रिगार्डिंग एक्टिविटीज विच द गवर्नमेंट कैन एंड शुड अंडरटेक, एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड इन वेरियस सेक्टर्स एंड सोर्सेज फ्रॉम वेयर द नेसेसरी इनकम बी रेज्ड। इससे हमें ये रफ आइडिया मालूम चल जाता है कि कौन कौन सी जगह गवर्नमेंट के खर्चे होने वाले हैं, वेदर इट इज इन इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और एजुकेशन, और उस इनकम को हम कैसे रेस करेंगे। थर्ड इज प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक डायरेक्शन मिल जाती है कि किस सेक्टर के अंदर हमें कितनी प्रायोरिटी देनी है और कौन से सेक्टर के अंदर हमें कितना पैसा लगाना है और उस फंड को कैसे हमें रेस करना है। क्या हम लिख सकते हैं इसके अंदर? ए बजट हेल्प इन डिसाइडिंग हाउ रिसोर्सेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इफेक्टिवली। रिसोर्सेज के अंदर आ सकता है हमारा एम, जो हम बोलते हैं ना 3M या 5M, मनी, मटीरियल, मशीन, मैन पावर और ये सारी चीजें जो होती हैं। हम इधर 3 चीजें कंसिडर करेंगे, जैसे मनी, मैन पावर और मटीरियल। इसको किस तरीके से कहाँ पे एलोकेट करना जिससे अच्छा हमें आउटपुट मिल पाए। जैसे कि द गवर्नमेंट असाइड्स ए स्पेसिफिक अमाउंट। हमारी जो गवर्नमेंट है वो थोड़ा पैसा साइड में स्पेसिफिकली योजनाओं के लिए रखती है, जैसे PM आवास योजना जो कि हाउसिंग स्कीम की है,
पीएम किसान सम्मान निधि जो कि फार्मर्स की वेलफेयर के लिए है। तो ये क्या कर रही है गवर्नमेंट जो है वो बजट में से थोड़ा सा अमाउंट पहले से ही साइड में निकाल के रख रही है फॉर ऑल दिस पर्पस, फॉर ऑल दिस स्कीम्स। फोर्थ क्या है, फॉर नॉलेज ऑफ द पब्लिक। एक्चुअली इसका एक ये पर्पस है, एक्चुअल में इसलिए नहीं बनाया जाता, लेकिन बजट के थ्रू पब्लिक को क्या मिलती है, पब्लिक को एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि कैसे गवर्नमेंट जो है वो उसके पैसे को, जो पब्लिक से कलेक्ट करा गया पैसा है, उसको कहाँ कहाँ स्पेंड करेगी। क्योंकि हम ही लोगों ने गवर्नमेंट को पैसा दिया है, तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि हमारा पैसा किस जगह एलोकेशन हो रहा है। द बजट इज मेड पब्लिक, जो बजट है उसको पब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाता है सो दैट सिटीजन नो हाउ द टैक्स मनी स्पेंड, कि कैसे उनका दिया गया पैसा गवर्नमेंट किस किस चीजों पे स्पेंड कर रही है। एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट पब्लिशेस ए बजट हाईलाइट रिपोर्ट एंड होल्ड्स ए प्रेस कॉन्फ्रेंस। जब भी बजट जो है वो पब्लिश होता है तब उसकी हाइलाइट्स यानी उसके मेन पॉइंट्स जो होते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले जो हैं न्यूज़ रिपोर्टर जो है वो रिकॉर्ड करके टीवी पे, न्यूज़पेपर्स पे, मैगजीन्स पे डालते हैं, जिससे लोगों को मालूम चले कि टैक्स का रेट कितना चेंजेस हुआ है, कौन कौन सी नई वेलफेयर स्कीम्स आई है, कितना पैसा एजुकेशन में जाएगा, कितना पैसा डिफेंस में, हेल्थ केयर पे जाएगा, और भी अलग अलग चीज़ों में जाएगा। तो पब्लिक के नॉलेज के लिए भी ये हेल्पफुल होता है, यानी कि पब्लिक को इससे मालूम चल जाता है कि कहाँ कहाँ उनका पैसा जो है, उनका टैक्स जो पैसे से उन्होंने टैक्स भरा था उनका टैक्स कहाँ कहाँ एलोकेट हो रहा है। अब हमने जो यहाँ पे जो चीज़ें दी है वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। व्हेन ए बजट इज प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेड पीपल कम टू नो ऑफ कमोडिटीज विच विल बी चीपर। लोगों को मालूम चल जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें सस्ती होने वाली है और किन के भाव बढ़ने वाले हैं। Increase allocation in those sectors and commodity which will become dearer owing to increased tax burden in those sectors. Thus, in a way, budget is an important component. यहाँ पे क्या लिखा है, बजट जो है वो important component है of planning by the government and various economic policy are guided by the budget allocation in concerned sector. बहुत सारे सेक्टर्स भी डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि उनको मालूम चलता है कि कितना स्पेंडिंग गवर्नमेंट करेगी ऑन दोज पर्टिकुलर सेक्टर्स। ठीक है, इसी के साथ आज की इस वीडियो का हमारा होता है एंड। मैंने पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको पार्ट 1 समझा दिया है। और जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में 2 क्वेश्चंस करे थे, सबसे पहले मैंने पूछा था कि हमारा बजट कौन बनाता है, उसका आंसर हमें इसी के अंदर मिल गया, तो है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर वो आप कमेंट करके बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे कि बजट जो है वो कब प्रेजेंट करा जाता है, तो हमारा बजट जो है वो जनरली 1 फरवरी को प्रेजेंट करा जाता है और हमारा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का जो बजट है वो भी इस फरवरी को। तो आप एक बार चेकआउट करना, गूगल पे सर्च करके देखना, जिस किसी का भी आंसर जेन्युइनली सही था देन आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। और इसी के साथ आज की वीडियो हमारी होती है ख़त्म। अगर आपको और भी पार्ट्स देखने हैं और अच्छी अच्छी एक्सप्लेनेशन ऐसी आपको देखनी है देन मेक श्योर you have subscribed to my channel, and yeah, with that this video comes to an end. I will see you guys in my next video. Till then, bye bye and keep learning.